गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपने एग्रीकल्चर में लेसन नंबर 11 पढ़ रहे थे, फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन में अब तक हो चुका है हमारे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हो गया, यानी फल परिरक्षण का महत्व हो गया। उसके बाद में फल परिरक्षण की फलों के खराब होने के कारण हो गए। उसके अलावा जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने फल परिरक्षण की विधियों के बारे में बात की थी कि फल परिरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो फल परिरक्षण की दो विधियां होती है, पहली थी अस्थायी विधि और दूसरी थी स्थायी विधि। अस्थायी विधि यानी जिनसे फलों को परिरक्षित तो किया जाता है पर सिर्फ कुछ टाइम तक ही परिरक्षित किया जाता है। तो अस्थायी विधि हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे फल परिरक्षण की स्थायी विधियों के बारे में। आज का टॉपिक है स्थायी परिरक्षक यानी फल परिरक्षण की स्थायी विधियां। फल परिरक्षण की स्थायी विधियां यानी ऐसी विधियां जिनमें फल परिरक्षण तो किया जाता है और ये जो परिरक्षित किए गए पदार्थ होते हैं वो लंबे टाइम तक क्या होते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं बिना उनमें किसी भी फिजिकल चेंज के या बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के। उनको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है, चाहे वो कुछ महीने हो कुछ सालों तक भी किया जा सकता है। अब फल परिरक्षण स्थायी विधियों में निम्न विधियां काम में ली जाती है। पहला जो काम लिया आता है वो होता है जीवाणु विहीनीकरण क्रिया। पहली विधि है जीवाणु विहीनीकरण क्रिया। अच्छा, हम लोगों ने जब पहले खराब होने की बात की थी तो खराब होने के 3 कारण थे। पहला था नमी, दूसरे थे एंजाइम और तीसरे थे जीवाणु। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु। तो जीवाणु विहीनीकरण की क्रिया में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु होते हैं, चाहे वो हानिकारक हो या लाभदायक हो, ये सब क्या करते हैं, फलों में लगातार रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। उनका अपघटन मतलब उनमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट हुआ या कोई भी जो शर्कराएं हैं उनका अपघटन करते हैं और साथ ही साथ उनको खराब करते रहते हैं। तो उस खराब होने की क्रिया को रोकने के लिए जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। अच्छा, जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि एक वायु रहित डिब्बा यानी जिसमें वायु की अनुपस्थित हो, उसमें प्रोडक्ट्स को यानी चाहे फल हो या सब्जियां हो उनको रखकर उनको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, कितने तापमान पर, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 30 से 60 मिनट तक। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे क्या होता है, 30 से 60 मिनट तक इनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पे क्या होता है, इस तापमान पे सारे जीवाणु चाहे वो लाभदायक हो या हानिकारक हो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जब जीवाणु नष्ट हो जाते हैं तो फल और सब्जियों के खराब होने की जो क्रिया है वो कम हो जाती है या रुक जाती है। तो स्थायी परिरक्षण में पहली विधि जो काम ली जाएगी वो है जीवाणु विहीनीकरण यानी जीवाणु को एकदम से हटाना। अच्छा, दूसरी जो विधि होगी वो होती है सुखाना या निर्जलीकरण एवं निर्जलीकरण। ओके, सुखाना और निर्जलीकरण की क्रिया में क्योंकि क्या होता है, फल और सब्जियों में उपस्थित नमी लगातार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण बाहर निकलती है और उसकी वजह से क्या होता है, फल और सब्जियां सिकुड़कर खराब होने लग जाती है या झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसलिए फल और सब्जियों में उपस्थित लगभग जो फल पदार्थ हैं उसकी ऑलमोस्ट 70% नमी को बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जहाँ उसमें उपस्थित फलों और सब्जियों में उपस्थित शुष्क पदार्थ की मात्रा 70% हो जाए, क्योंकि फल और सब्जियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी उपस्थित होता है तो उनकी इतनी नमी को क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और जब नमी बाहर निकल जाती है तो फल और सब्जियों में क्या होते हैं, जो नष्ट होने की क्रिया है, उनकी खराब होने की क्रिया है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि ज़्यादातर क्या हम लोगों ने जब पहले भी बात की थी तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु क्या होता है, एक उचित नमी पर ही क्रियाशील होते हैं और जब उनको ये नमी मिलती ही नहीं है तो उनमें चलने वाली विभिन्न अपघटन की क्रियाएं रुक जाती है। तो उन अपघटन की क्रियाओं को रोकने के लिए फल और सब्जियों में एक निश्चित तापमान पर या एक निश्चित स्तर तक नमी को कम किया जाता है। जब किसी फल और सब्जियों में शुष्क पदार्थ की मात्रा 70% तक रह जाती है तब तक उसको सुखाया जाता है और सुखाकर उनको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। अच्छा, इसी में तीसरी विधि है किण्वीकरण।
किण्वीकरण की ये विधि जो है हम लोगों ने अपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में पढ़ा था कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जब अपघटन होता है तो अपघटन होने के बाद में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के, जब वायु की अनुपस्थिति में होगा तो एल्कोहल, उसके अलावा विभिन्न प्रकार के एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और ये जो अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं, खराब किसी भी पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं, यानी नष्ट होने की जो क्रियाएं हैं उसको निष्क्रिय कर देते हैं। कि फल और सब्जियों को नष्ट करने में या सूक्ष्म जीवाणु के साथ साथ विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और एंजाइम भी बराबर मात्रा में भाग लेते हैं। तो उन एंजाइमों को और उन रासायनिक अभिक्रियाओं को निष्क्रिय करने के लिए क्या करते हैं, उनमें किण्वन की क्रिया की जाती है। अच्छा, किण्वन की बात करें तो किण्वन भी 3 तरीके से होता है। पहला किण्वन होता है एल्कोहल का, एल्कोहल द्वारा। अच्छा, एल्कोहल का किण्वन में हम क्या होगा कि कोई भी शर्करा, सबसे पहले सिंगल शुगर की बात करें, C6H12O6, ये क्या होती है, अपघटित होती है और अपघटित होकर किसका निर्माण करती है, एल्कोहल का निर्माण कर लेती है। और ये एल्कोहल क्या करेगी, किसी भी पदार्थ को नष्ट होने से बचाती है या उनको उनमें उपस्थित एल्कोहल और CO2 का निर्माण होता है। और ये बनी हुई एल्कोहल क्या करती है, किसी भी पदार्थ को नष्ट होने से बचाती है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है शराब में क्या किया जाता है, उनको लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए उनको किण्वित किया जाता है, फ्रेगमेंटेड किया जाता है। और जब फ्रेगमेंटेशन हो जाता है तो उनमें बनने वाले एल्कोहल क्या करती है, उसको लंबे टाइम तक स्टोर किए रखती है, यानी उनको लंबे टाइम तक खराब नहीं होने देती। उसी प्रकार जैसे एल्कोहल का किण्वन होता है वैसे एसीटोन का किण्वन, एसिटिक अम्ल का किण्वन होता है। अच्छा, एसिटिक अम्ल का किण्वन किस प्रकार होता है, जिस तरीके से एल्कोहल का किण्वन होता है तो एल्कोहल का किण्वन होने के बाद ये क्या होती है, विभिन्न ये एल्कोहल एसिटिक अम्ल में फ्रेगमेंट टूट जाती है और इसमें बनने वाली एसिटिक अम्ल क्या करती है, एक परिरक्षित तत्व के रूप में काम आती है, जिसका सीधा सा एग्जाम्पल है सिरका। ओके, तो किण्वन की प्रक्रिया में क्या होता है कि उसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट विभिन्न प्रकार के अम्ल, चाहे एल्कोहल हो, एसिटिक अम्ल हो या लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। और इनमें बनने वाला ये जो अम्ल है वो उस पदार्थ उसमें उपस्थित रासायनिक अभिक्रिया और एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है। और जब वो निष्क्रिय हो जाते हैं तो फल और जो पदार्थ फल और सब्जियां होती है उनको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। अब किण्वन में हमने पहले एल्कोहल किण्वन पढ़ा, इसमें क्या होगा कि विभिन्न प्रकार की शर्कराओं के टूटने से एल्कोहल CO2 का निर्माण होगा और ये एल्कोहल क्या करती है, परिरक्षण पदार्थ के रूप में काम आती है, जिसका सीधा एग्जाम्पल है वाइन उद्योगों में। ठीक है, दूसरा था एसिटिक अम्ल का किण्वन। इसमें क्या होता है कि बनने वाली एल्कोहल क्या करती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है और ये एसिटिक अम्ल क्या करती है, एक परिरक्षित पदार्थ के रूप में काम आती है। ये एक परिरक्षित पदार्थ के रूप में काम आती है और उसका सीधा सा एग्जाम्पल है सिरका। उसी प्रकार क्या होता है, तीसरा जो किण्वन होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल का किण्वन। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत भी शर्करा क्या होती है, जीवाणु की उपस्थिति में अपघटित होती है और अपघटित होकर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है। और ये जो लैक्टिक अम्ल होगा वो क्या होगा, परिरक्षित पदार्थ के रूप में काम आएगा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है अचार। ओके, तो ये होते हैं किण्वन। ओके, किण्वन के साथ साथ अब जो स्थायी परिरक्षण की विधियों में ओके, तो हम स्थायी परिरक्षण की बात करें तो स्थायी परिरक्षण में हमने सबसे पहले बात की थी जीवाणु रहित करना, जिसमें जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है या निष्क्रिय बनाया जाता है। दूसरा था सुखाना, जिसमें एक्स्ट्रा नमी को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट हमने बात की थी किण्वन की। किण्वन में 3 तरीके के किण्वन के बारे में बात की थी हमने, एल्कोहल के, एसिटिक अम्ल के और लैक्टिक अम्ल के। उसके अलावा स्थायी परिरक्षण विधि में नेक्स्ट जो विधि काम आती है वो होता है परिरक्षित पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ
जो क्या करते हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ को जिनकी उपस्थिति किसी भी खाद्य पदार्थ की जो स्टोरेज क्षमता है या उसको सेल्फ लाइफ लंबे टाइम तक सुरक्षित बनने की क्षमता को बढ़ा देती है, क्या कहलाते हैं, परिरक्षित पदार्थ। यानी ऐसे पदार्थ जिनकी ओके तो परिरक्षित पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से किसी भी खाद्य पदार्थ को लंबे टाइम तक सुरक्षित बनाया जा सकता है, परिरक्षित पदार्थ कहलाते हैं। परिरक्षित पदार्थ के रूप में हम यूज़ करते हैं नमक का, क्योंकि आपने जो मार्केट से जो अचार आते हैं जिनमें ऑयल नहीं होता उनमें नमक की लगभग 15 से 20% मात्रा को एज अ परिरक्षित पदार्थ यूज़ किया जाता है। वैसे दूसरा जो परिरक्षित पदार्थ होता है वो होता है शर्करा या चीनी का। अच्छा, चीनी की बात करें तो चीनी की लगभग 65 से 70% मात्रा का प्रयोग हम एज अ परिरक्षित पदार्थ किया जाता है। 60 से इसका सीधा सा एग्जाम्पल आपने मुरब्बा में देखा होगा कि मुरब्बे में क्या होता है, चीनी को एज अ परिरक्षित पदार्थ यूज़ किया जाता है। जिस तरीके तो इनकी मात्रा ज़रूर याद रख लेना, मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से। तो नमक की लगभग 15 से 20% मात्रा का प्रयोग हम एज अ परिरक्षित पदार्थ यूज़ करते हैं। वैसे चीनी की लगभग 65 से 70% मात्रा का प्रयोग हम जैसे जेम, जेली हुआ, मुरब्बा, उनमें परिरक्षित पदार्थ के रूप में काम लेते हैं। उसी प्रकार तीसरा जो परिरक्षित पदार्थ होता है वो होता है सिरका। सिरका की लगभग 2% मात्रा का प्रयोग हम किसी भी परिरक्षित पदार्थ के रूप में किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है अचार। अचार में सिरके का लगभग 2% मात्रा को हम एज अ परिरक्षित पदार्थ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें होता है तेल, जो आपने घरेलू घर पे बहुत देखा होगा। चौथा जो हम पांचवी बात करें वो यूज़ किया जाता है रासायनिक परिरक्षित पदार्थ। रासायनिक परिरक्षित पदार्थ की बात करें तो रासायनिक परिरक्षित पदार्थ में एक हम बात करते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ओके और दूसरा जो यूज़ किया जाता है वो होता है सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, और इसके अलावा CO2 का प्रयोग भी हम कई जगह पर एज अ परिरक्षित पदार्थ यूज़ किया जाता है। आजकल गामा किरणों का प्रयोग भी परिरक्षित पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परिरक्षित पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग फल और सब्जियों को परिरक्षित करने के लिए या लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज बात की स्थायी परिरक्षण की विधियों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम कैनिंग और जैम और जेली के बारे में। ओके, थैंक यू।